तो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग एनसीईआरटी 10th का संघवाद पे दोस्तों चैप्टर नंबर 2 करने जा रहे हैं। पार्ट 2 है दोस्तों, चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2 है दोस्तों। ये पार्ट 1 में आपका आधे घंटे का वीडियो है, आप लोग उसको देखिएगा। उसके बाद पार्ट 2 आप देखिएगा संघवाद का दोस्तों। एनसीईआरटी 10th का चैप्टर नंबर 2 का ये वीडियो है। आप भाई बहनों से यही गुजारिश रहेगा कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने साथियों के बीच वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग भाषा नीति देखेंगे दोस्तों। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इससे पहले का पॉइंट पार्ट 1 में आपका कंप्लीट किया गया दोस्तों संघवाद का, उसको देखिएगा। उसके बाद इसको देखिएगा। भारत के संघीय ढांचे की दूसरी परीक्षा भाषा नीति को लेकर हुई। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्र भाषा का दर्जा नहीं दिया गया दोस्तों। हिंदी को राजभाषा माना गया, पर हिंदी सिर्फ 40% लगभग भारतीयों की मातृभाषा है दोस्तों। इसलिए अन्य भाषाओं के संरक्षण के अनेक दूसरे उपाय किए गए। संविधान में हिंदी के अलावा अन्य 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। केंद्र सरकारों के किसी पद का उम्मीदवार केंद्र सरकार के किसी पद का उम्मीदवार इनमें से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है, बशर्ते उम्मीदवार इसको विकल्प के रूप में चुने। राज्यों की भी अपनी राजभाषाएं हैं। राज्यों का अपना अधिकांश काम अपनी राजभाषा में ही होता है दोस्तों। श्रीलंका के ठीक उलट हमारे देश के नेताओं ने हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के मामले में बहुत सावधानी भरा व्यवहार किया दोस्तों। संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में बंद हो जाना चाहिए था दोस्तों। देखिए, संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में बंद हो जाना चाहिए था, पर अनेक गैर हिंदी भाषी प्रदेश ने मांग की कि अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाए। तमिलनाडु में तो इस मांग ने उग्र रूप ले लिया था। केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को राजकीय कामों में प्रयोग की अनुमति देकर इस विवाद को सुलझाया। अनेक लोगों का मानना था कि इस समस्या से अंग्रेजी भाषा अभिजन को लाभ पहुंचेगी। राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने की भारत सरकार की नीति बनी हुई है, पर बढ़ावा देने का मतलब यह नहीं कि केंद्र सरकार उन राज्यों पर भी हिंदी को थोप सकती है जहां लोग कोई और भाषा बोलते हैं। भारतीय राजनेताओं ने इस मामले में जो लचीला रुख अपनाया, उसे से हम श्रीलंका जैसी स्थिति में पहुंचने से बच गए दोस्तों। चलिए देखते हैं तो आगे। देखिए, केंद्र और राज्य के बीच संबंध दोस्तों। केंद्र राज्य संबंधों में लगातार आए बदलाव का यह उदाहरण बताता है कि व्यवहार में संघवाद किस तरह मजबूत हुआ है। सत्ता की साझेदारी की संवैधानिक व्यवस्था वास्तविकता में कैसा रूप लेगी, यह ज्यादातर इस बात पर निर्भर करता है कि शासक दल और नेता किस तरह इस व्यवस्था का अनुसरण करते हैं। काफी समय तक हमारे यहाँ एक ही पार्टी का केंद्र और अधिकांश राज्यों में शासन रहा। इसका व्यवहारिक मतलब यह हुआ कि राज्य सरकारों ने स्वशायत संघीय इकाई के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। जब केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की सरकारें रही तो केंद्र सरकार ने राज्यों के अधिकारों की अनदेखी करने की कोशिश की। उन दिनों
केंद्र सरकार अक्सर संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को भंग कर देती थी। यह संघवाद की भावना के प्रतिकूल काम था दोस्तों। 1990 के बाद से यह स्थिति काफी बदल गई है। इस अवधि में देश के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। यही दौर केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत का काम भी था दोस्तों। यही दौर केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत का भी था। चूंकि किसी एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, इसलिए प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों को क्षेत्रीय दलों समेत अनेक पार्टियों का गठबंधन बनाकर सरकार बनानी पड़ी। इससे सत्ता में साझेदार और राज्य सरकारों की सुचायता का आदर करने की नई संस्कृति पनपी। इस प्रवृत्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले से भी बल मिला। इस फैसले के कारण राज्य सरकार को मनमाने ढंग से भंग करना केंद्र सरकार के लिए मुश्किल हो गया। इस प्रकार आज संघीय व्यवस्था के तहत सत्ता की साझेदारी संविधान लागू होने के तत्काल बाद वाले दौर की तुलना में ज्यादा प्रभावी है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। राज्य कुछ और शक्तियां मांग रहे हैं दोस्तों। राज्य देखिए, ये इंदिरा गांधी हैं दोस्तों, ये राज्यों की शक्तियां मांग रहे हैं, नेता लोग हैं दोस्तों, राज्य के नेता लोग ही हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए किस तरह नेता लोग मांग रहा है सत्ता की साझेदारी के लिए दोस्तों। इंदिरा गांधी के शासनकाल में हमें और कुछ शक्तियां दे दें। देखिए गठबंधन सरकार की कुर्सी देखिए दोस्तों, किस तरह गठबंधन सरकार है ये किस तरह बैठे हुए हैं गद्दी पर दोस्तों। सब नेता का इसमें फिगर होगा दोस्तों। देखिए यहाँ अंकित दोनों कार्टूनों में केंद्र और राज्यों के बीच का संबंध दिखाया गया है। राज्य को केंद्र से गुहार लगानी चाहिए कि हमें कुछ और शक्तियां दे दो। किसी गठबंधन सरकार के नेता सरकार में शामिल बाकी दलों को कैसे संतुष्ट रखे। नेक्स्ट देखिए कि आप यह कह रहे हैं कि क्षेत्रवाद लोकतंत्र के लिए अच्छा है, क्या आप गंभीरता से ऐसा कर रहे हैं? चलिए हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। भारत की भाषाई विविधता देखिए, भारत में कितनी भाषाएं हैं, इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आप भाषाओं की गिनती किस तरह करते हैं। इस बारे में अधिकृत नवीनतम सूचना 2011 की जनगणना के आंकड़ों से हासिल होती है। इस जनगणना में लोगों ने 1300 से ज्यादा अलग अलग भाषाओं को अपनी मातृभाषा के रूप में दर्ज कराया दोस्तों। इन भाषाओं को कुछ प्रमुख भाषाओं के साथ समूहबद्ध कर दिया जाता है, जैसे भोजपुरी, मगही, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, और ऐसी ही दूसरी भाषाओं को हिंदी के अंदर जोड़ लिया जाता है। ऐसी समूहबद्धता के बाद भी जनगणना में 121 प्रमुख भाषाएं पाई है दोस्तों। इसमें से 22 भाषाओं के भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है। इसी कारण इन्हें अनुसूचित भाषाएं कहा जाता है, बाकी को गैर अनुसूचित भाषा कहते हैं। भाषा के हिसाब से भारत दुनिया का संभवतः सबसे ज्यादा विविधता वाला देश है दोस्तों। साथ लगी सूची को देखने पर यह स्पष्ट हो जाएगा कि कोई एक भाषा बहुसंख्यक भारतीयों की मातृभाषा नहीं है। सबसे बड़ी भाषा
हिंदी है, जो सिर्फ 44% लोगों की ही मातृभाषा है दोस्तों। अगर दूसरी या तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी जानने वालों की संख्या भी जोड़ ली जाए तो 2011 में यह संख्या 50% से कम ही थी दोस्तों। लोगों ने इस जहां तक अंग्रेजी की बात है तो सिर्फ 0.02% लोग ही अपनी मातृभाषा बताया दोस्तों। दूसरी या तीसरी भाषा के तौर पर 11% लोग इसे जानते हैं दोस्तों। इस सूची को गौर से देखें, लेकिन याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इन कामों को कीजिए दोस्तों। सूचना के आधार पर बार बार कई चार्ट बनाएं। भारत की भाषाई विविधता को दर्शाने वाला एक नक्शा बनाएं। नक्शे में विभिन्न इलाकों को अलग अलग रंग से भरें और दिखाएं कि उन इलाकों में कौन सी भाषाएं बोलती है। ऐसी 3 भाषाएं ढूंढें जिनको भारत में बोला तो जाता है पर उसे जो इस सूची में नहीं है दोस्तों। फिर देखते हैं हम लोग भारत की अनुसूचित भाषाएं दोस्तों। देखिए भाषा बोलने की अनुपात दोस्तों, सबसे ज्यादा देखिए आप असमिया 1.26% है, बंगला आपका 8.03% दोस्तों, बोडो आपका 0.12%, हिंदी आपका 43.463% है दोस्तों, गुजराती आपका 4.58 है दोस्तों, कश्मीरी आपका 0.56 है दोस्तों, कन्नड़ भाषा कितने आदमी बोलते हैं 3.61% दोस्तों, कोंकणी 0.9%, 19, मैथिली 1.12%, मलयालम 2.88% बोली जाती है दोस्तों, मणिपुरी 0.15%, मराठी 6.86% मराठी बोली जाती है दोस्तों, नेपाली आपका 0.24%, उड़ीसी 3.10% उड़ीसी बोला जाता है दोस्तों, पंजाबी आपका 2.74% भाषा बोली जाती है पंजाबी, संस्कृत नगण्य है दोस्तों, नए के बराबर है, संथाली जो भाषा है दोस्तों ये 0.61% है, सिंधी आपका 0.23% दोस्तों, तमिल जो है 5.7%, तेलुगु भाषा जो है 6.7% तेलुगु है दोस्तों, और उर्दू आपका 4.119% दोस्तों। ये हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे चैप्टर की ओर। प्रसिद्ध इतिहासकार रामचंद्र गुहा के आलेख में उद्धृत निम्नलिखित उदाहरणों को पढ़ें। यह आलेख टाइम्स ऑफ इंडिया 1/9/2006 को छापा था दोस्तों। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को आज से ठीक 50 साल पहले 1 नवंबर 1956 को लागू किया गया था। अपने दौर में और अपने तरीके से इसने राष्ट्र के राजनीति और संस्थागत जीवन को एकदम बदल दिया। गांधी जी और अन्य नेताओं ने अपने अनुयायियों से वादा किया था कि मुल्क आज़ाद होगा तो इस नए नक्शे में नए प्रांत बनेंगे और भाषा के आधार पर प्रांतों का पुनर्गठन किया जाएगा। पर जब 1947 में मुल्क आज़ाद हुआ तो इसका बंटवारा भी हो गया दोस्तों। देखिए आगे पॉइंट में, विभाजन धार्मिक आस्था से पुरातन जुड़ाव का परिणाम था दोस्तों। पुरातनी अवस्था की एक ऐसी ही चीज भाषा इसके आधार पर अब कितने विभाजन होंगे। नेहरू, पटेल और राजा जी के मन में यह सवाल खोद रहा था दोस्तों। बहरहाल भारत की एकता को कमजोर करने की जगह भाषा के आधार पर गठित राज्यों ने इसकी एकता को मजबूत करने में मदद की। एक व्यक्ति कन्नड़ और भारतीय या बंगाली या भारतीय अथवा तमिल भारतीय या गुजराती या भारतीय जैसे दोनों दो पहचानों के साथ आसानी से जीता है। ये विवाद सुखद तो नहीं लेकिन उतने बुरे भी नहीं कहे जा सकते। भाषावार राज्यों के गठन ने भारत को एक भयावह स्थिति से बचा लिया और तेलुगु, मराठी वगैरह बोलने वाली भावनाओं को ख्याल न रखा गया होता तो यही यहाँ की
स्थिति कुछ इस प्रकार होती, एक भाषा 14-15 राष्ट्र दोस्तों, देश बट जाता दोस्तों, सही बात है। देखिए, अपने राज्य या अन्य किसी ऐसे राज्य का उदाहरण लें जो भाषावार पुनर्गठन से प्रभावित हुआ है, और जो तर्क दिया गया है उसके पक्ष या पक्ष के साथ टिप्पणी को लिखें दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। भारत में विकेंद्रीकरण देखिए, अच्छा तो हमारे यहाँ रेलगाड़ी के 3 टियर कोच जैसी व्यवस्था है, मुझे तो सबसे निचला बर्थ ही अच्छा लगता है। ये कार्टून का स्टेटमेंट है दोस्तों। हमने अभी पढ़ा कि संघीय सरकारें 2 या अधिक स्तरों वाली होती है। हमने अपने देश में 2 स्तरों वाली सरकार की चर्चा की है, पर भारत जैसे विशाल देश में सिर्फ 2 स्तर की शासन व्यवस्था से ही बढ़िया शासन नहीं चल सकता। भारत के प्रांत यूरोप के स्वतंत्र देश से भी बड़े हैं। प्रांत मतलब राज्य दोस्तों, भारत के राज्य जो है यूरोप के स्वतंत्र देश से भी बड़े हैं। जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश रूस से बड़ा है दोस्तों, जनसंख्या के हिसाब से अगर देखा जाए रूस से भी बड़ा है। महाराष्ट्र लगभग जर्मनी के बराबर है, महाराष्ट्र जो है लगभग जर्मनी के बराबर है दोस्तों। भारत के अनेक राज्य खुद भी अंदरूनी तौर पर विविधताओं से भरे हैं। इस प्रकार इन राज्यों में भी सत्ता को बांटने की जरूरत है। भारत में संघीय सत्ता की साझेदारी 3 स्तरों पर करने की जरूरत है, जिसमें तीसरा स्तर स्थानीय सरकारों का हो और यह प्रांतीय स्तर की मतलब राज्य स्तर की सरकारों के नीचे हो। भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण के पीछे यही तर्क दिया गया है। भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण के पीछे यही तर्क दिया गया दोस्तों। इसके फलस्वरूप 3 स्तरों की सरकारों का संघीय ढांचा सामने आया दोस्तों। इसके फलस्वरूप संघीय ढांचा सामने आया, सरकार का जो था संघीय ढांचा सामने आया दोस्तों, जिसमें तीसरे स्तर को स्थानीय शासन कहा जाता है। तीसरे स्तर को क्या कहते हैं? स्थानीय शासन दोस्तों। जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं दोस्तों। विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच यह है कि अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सकता है। लोगों को अपने इलाकों की समस्याओं को बेहतर समझ होती है और लोग इस बात की भी अच्छी जानकारी होती है कि पैसा कहाँ खर्च किया जाए और चीज़ों का अधिक कुशलता से उपयोग किस तरह किया जा सकता है। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसले में सीधे भागीदार बनाना भी संभव हो जाता है दोस्तों। इससे लोकतांत्रिक भागीदार की आदत पड़ती है और स्थानीय सरकारों की स्थापना स्वशासन के लोकतांत्रिक सिद्धांतों को वास्तविक बनाने का सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों। देखिए, विकेंद्रीकरण की जरूरत हमारे संविधान में भी स्वीकार की गई है। इसके बाद से गांव और शहर के स्तर पर सत्ता के विकेंद्रीकरण की कई कोशिशें हुई है। सभी राज्यों में गांव के स्तर पर ग्राम पंचायतों और शहर में नगर पालिका की स्थापना की गई थी, पर इन्हें राज्य सरकारों के सीधे नियंत्रण में रखा गया था दोस्तों। इन स्थानीय सरकारों के लिए नियमित ढंग से चुनाव भी नहीं कराए जाते हैं। इस स्थानीय सरकारों के लिए नियमित ढंग से चुनाव भी नहीं कराए जाते थे। इसके पास ना तो अपना कोई अधिकार था और न संसाधन। इस प्रकार प्रभावी ढंग से सत्ता का विकेंद्रीकरण नाम मात्र का हुआ था दोस्तों, लेकिन वास्तविक विकेंद्रीकरण की दशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया था और संविधान संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के इस तीसरे स्तर को ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब स्थानीय
स्वशासी स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित है दोस्तों। फिर देखिए, कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। नेक्स्ट देखिए, हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया जाएगा दोस्तों। BBI पॉइंट है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन हर एक एग्जाम में लिया जाता है। राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इसी स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता है। राज्य सरकार को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता है। और सत्ता में भागीदार की प्रकृति हर राज्य में अलग अलग है दोस्तों। गांव के स्तर पर मौजूदा स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक गांव में और कुछ राज्यों के ग्राम समूह की एक ग्राम पंचायत होती है। यह एक तरह की परिषद है दोस्तों, जिसमें कई सदस्य और एक अध्यक्ष होते हैं। और सदस्य वार्डों से चुने जाते हैं। सदस्य जो है वार्डों से चुने जाते हैं दोस्तों, और उन्हें सामान्यतः पंच कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? पंच दोस्तों। अध्यक्ष को प्रधान या सरपंच कहते हैं। इसका चुनाव गांव अथवा वार्ड में रहने वाले सभी वयस्क लोग मतदान के जरिए करते हैं। यह पूरे पंचायत के लिए फैसले लेने वाली संस्था है दोस्तों। पंचायतों का काम ग्राम सभा की देख रेख में चलता है दोस्तों। पंचायतों का जो काम होता है ग्राम सभा की देख रेख में चलता है। गांव के सभी मतदाता इसके सदस्य होते हैं। इसे ग्राम पंचायत का बजट पास करने और इसके कामकाज की समीक्षा के लिए साल में कम से कम 2 या 3 बार बैठक करनी होती है दोस्तों। 2 या 3 बार बैठक करनी होती है कामकाज की समीक्षा के लिए दोस्तों। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। स्थानीय शासन का ढांचा जिला स्तर तक है दोस्तों। स्थानीय शासन का ढांचा जो है जिला स्तर का है। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति, BBI पॉइंट जो भी बता रहे हैं दोस्तों सब BBI है। इससे सवाल आना ही तय है दोस्तों। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है। इसे मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कहते हैं लोग दोस्तों। इसे क्या कहते हैं? मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कहते हैं। इसके सदस्यों का चुनाव उस इलाके के सभी पंचायत सदस्य करते हैं। इसके सदस्यों का चुनाव जो है उस इलाके के सभी पंचायत सदस्य करते हैं दोस्तों। और किसी जिले के सभी, आगे देखिए, जिले के सभी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद का गठन किया जाता है। जिला परिषद के अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता है। जिला परिषद में उस जिले के लोकसभा और विधानसभा के लिए चुने गए संसद और विधायक तथा जिला स्तर के संस्थाओं के कुछ अधिकारी भी सदस्य के रूप में होते हैं। जिला परिषद का प्रमुख इस परिषद का राजनीतिक प्रधान होता है दोस्तों। ये हम लोग आगे देखते हैं। इस प्रकार स्थानीय शासन प्रणाली संस्थाएं शहरों में भी काम करती है। शहरों में नगर पालिका होती है। बड़े शहरों में नगर निगम, बड़े शहर में क्या होता है दोस्तों? नगर निगम का गठन होता है। और नगर पालिका
और नगर निगम दोनों का कामकाज निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं। नगर पालिका और नगर निगम दोनों का जो कामकाज है कौन करता है दोस्तों? तो निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं। नगर पालिका का प्रमुख नगर पालिका के राजनीतिक प्रधान होता है। नगर निगम के ऐसे पदाधिकारी को मेयर कहते हैं जो स्थानीय सरकारों की यह नई व्यवस्था दुनिया में लोकतंत्र का अब तक का सबसे बड़ा प्रयोग है दोस्तों। नगर पालिका और रुक जाइएगा, थोड़ा देख लेते हैं बॉक्स में क्या दिया गया, तो भी साथ लेकर चलते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री देश चलाता है, मुख्यमंत्री राज्यों को चलाते हैं। इसी तरह से जिला परिषद के प्रधान को जिले का शासन चलाना चाहिए। फिर जिलों का शासन कलेक्टर या जिलाधीश क्यों चलाते हैं, चलिए हम लोग आगे समझेंगे क्यों चलाते हैं। नगर पालिका और थोड़ा छोटा करते हैं दोस्तों। भारत में हुए विकेंद्रीकरण के प्रयासों के बारे में अखबार के इन कथनों को क्या कहा गया है, ये हम लोग देखते हैं आगे। ब्राजील का एक प्रयोग देखिए, ब्राजील का एक प्रयोग दोस्तों। ब्राजील के शहर पोर्तो एलेग्रे ने विकेंद्रीकरण और नगरों के सक्रिय भागीदारी वाले लोकतंत्र के मेल का एक विलय विलक्षण का प्रयोग किया दोस्तों। किसका? विलक्षण का प्रयोग किया। इस शहर के नगर परिषद के समांतर एक संगठन खड़ा किया गया और अपने शहर के बारे में वास्तविक फैसले करने का अधिकार स्थानीय निवासियों को दिया गया। इस शहर के करीब 13 लाख लोग अपने शहर का बजट तैयार करने में भागीदारी करते हैं। शहर को अनेक उप क्षेत्रों में बांटा गया है, लगभग वैसे ही जिन्हें हम वार्ड कहते हैं। हर उप क्षेत्र की अपनी अपनी बैठक होती है जिसका स्वरूप ग्राम सभा की तरह है और इसमें उस इलाके के सभी नागरिक भाग लेते हैं। फिर कुछ बैठक पूरे शहर को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर होती है और उसमें शहर का कोई भी नागरिक भाग ले सकता है। इसमें शहर के बजट पर चर्चा होती है। इसके बाद इन प्रस्तावों को नगरपालिका के सामने पेश किया जाता है दोस्तों, जो अंतिम नगरपालिका के सामने पेश किया जाता है और जो अंतिम फैसला लेती है। हर साल फैसले लेने की इस प्रक्रिया को करीब 20,000 लोग हिस्सा लेते हैं। इस तरीके को अपनाने से यह सुनिश्चित हो गया है कि बजट को सिर्फ अमीर लोगों की बस्तियों में खर्च नहीं किया जाएगा, अब सभी गरीब बस्तियों तक बसें जाती हैं। पुनर्वास का इंतजाम किए बगैर भवन निर्माता झुग्गी वालों को उजाड़ नहीं सकते। अपने देश में भी केरल के कुछ इलाकों में ऐसे प्रयोग किए गए हैं। अपने देश में भी केरल के कुछ इलाकों में ऐसे प्रयोग किए गए हैं। आम लोगों ने अपनी बस्तियों का विकास की योजना तैयार करने में भागीदारी की। नगर पालिकाओं ग्राम पंचायतों के करीब 36 लाख लोगों का चुनाव होता है दोस्तों। यह संख्या ही अपने आप में दुनिया के कई देशों की कुल आबादी से ज्यादा है दोस्तों। स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने से हमारे यहाँ लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत हुई है। इसने महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के साथ हमारे लोकतंत्र में उनकी आवाज को मजबूत किया गया। बहरहाल इन सबके बावजूद अभी भी अनेक परेशानियां कायम हैं। पंचायतों के चुनाव तो नियमित रूप से होता है और लोग बड़े उत्साह से इसमें हिस्सा भी लेते हैं, लेकिन ग्राम सभाओं की बैठकें नियमित रूप से नहीं होती है। अधिकांश राज्य सरकारों ने स्थानीय सरकारों को पर्याप्त अधिकार नहीं दिए। इस प्रकार हम सुशासन
कि आदर्श स्थिति से काफी दूर है दोस्तों। ये हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। लोकतांत्रिक राजनीति देखिए दोस्तों, अपने गांव या शहर की स्थानीय सरकारों के बारे में पता करें। फिर देखिए, अगर आप गांव में रहते हैं तो निम्नलिखित नाम पता करें। आपका पंच, आपका सरपंच, आपकी पंचायत समिति के सदस्य और जिला परिषद के अध्यक्ष। यह पता करेंगे ग्राम सभा की पिछली बैठक कब हुई और उसमें कितने लोगों ने भागीदारी की। अगर आप शहर में रहते हैं तो निम्नलिखित के नाम पता करें। आपका काउंसलर, नगर निगम और नगर पालिका प्रमुखों, नगर पालिका प्रमुख और अपनी नगर पालिका अथवा नगर निगम का बजट और खर्च की मुख्य पदों पर पता लगाएं दोस्तों। आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है दोस्तों। आप भाई बहनों से गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार 3 बार जरूर से जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। वीडियो को यहीं हम लोग स्टॉप करते हैं।